तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए समान जीके की प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये चौथा सेट है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अब जो न्यू डेट्स हैं वो डिसाइड कर दी गई हैं, यानी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है और 16 या 17 अप्रैल को आपका पेपर निर्धारित कर दिया गया है। तो अब थोड़ा सा आपके पास 2 महीने का, 2.5 महीने का और ज़्यादा लीवरेज आ गया है, तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। और सामान्य जीके के लिए या सामान्य अध्ययन के लिए इसी चैनल पर जो घटनाचक्र समसामयिकी का मटेरियल है वो पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो सामान्य या जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव बढ़त आप बना सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में इस टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं के लिए मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है मापन, दूसरा कारणता, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है पुनरावृत्ति। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ए व बी दोनों, ऑप्शन बी में बी सी डी, ऑप्शन सी में ए सी डी और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें ए बी सी डी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली जो मात्रात्मक अनुसंधान है ये शोध का ही एक प्रकार है। इसके अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है। मात्रात्मक अनुसंधान में निगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड का उपयोग डिडक्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है। डिडक्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है। और जो मात्रात्मक शोध होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, में आश्रित जिस पर प्रभाव पड़ता है और स्वतंत्र जिसका कारण होता है चर महत्वपूर्ण होते हैं। और मात्रात्मक शोधकर्ताओं के लिए निम्न विशेषताएं मुख्य रहती हैं। तो इसमें सभी चीजें हैं, मापन, कारणता, सामान्यीकरण और पुनरावृत्ति, सभी चीजें शामिल हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय रेडिएटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी? पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडलीय ओजोन, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडलीय ओजोन और चौथा ऑप्शन है ब्लैक कार्बन। तो बेसिकली जो समताप मंडलीय ओजोन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरणीय प्रयोदन यानी कि वही रेडियो एक्टिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए क्या उत्तरदायी है? समताप मंडलीय ओजोन। तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। नकारात्मक विकिरण प्रणोदय रेडियोटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी कौन है? तापमंडलीय ओजोन ये उत्तरदायी है। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य के विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर हानिकारक पैरावैगनी किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। पैरावैगनी जो किरणें होती हैं उनसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कुछ फसलों तथा समुद्री जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। पहला ऑप्शन है पश्चगामी शिक्षण, दूसरा है सक्रिय शिक्षण जिसे हम एक्टिव लर्निंग कह सकते हैं या एक्टिव टीचिंग कह सकते हैं, तीसरा है अनुकूलनात्मक शिक्षण जिसे हम एडेप्टिव टीचिंग कह सकते हैं और लास्ट ऑप्शन है समस्या परक यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड शिक्षण है, टीचिंग है वो है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसको आपको बताना है। तो होप कि आपने इसमें सोचा होगा। तो इसमें जो दोस्तों सही ऑप्शन है ये अनुकूलनात्मक शिक्षण होगा। अनुकूलनात्मक यानी एडेप्टिव टीचिंग होगी। तो अनुकूलनात्मक शिक्षण विधि में समावेशी छात्र और सामान्य छात्रों को एक साथ अध्ययन कराया जाता है। इसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान की जाती है, और जब छात्र कार्य करने लगते हैं तब उनसे सहायता हटा ली जाती है। चौथा क्वेश्चन है, जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, दूसरा ऑप्शन है प्रभाववादी, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ। तो जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे वैज्ञानिक यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका। कहते हैं वस्तुतः पुनरुत्पादन एवं प्रतिकृति यानी सत्यापन वैज्ञानिक जांच की आधारशिला होती है। पुनरुत्पादन के बिना प्रक्रिया और दृष्टिकोण को नहीं देखा और समझा जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वैज्ञानिक। तीसरा पांचवा जो क्वेश्चन है वो है शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस पी मान के लिए सत्यभाषी प्रतीत होती है? पहला ऑप्शन है 43%, दूसरा ऑप्शन है 0.27%, तीसरा ऑप्शन है 3% और चौथा ऑप्शन है 0.43।
परसेंट ऑफ 1%। तो ये आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला विकल्प जो है ए बी है, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी, चौथा है बी सी डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा? पांचवें का सही ऑप्शन होगा केवल 1 व 2, यानी 43% और 0.27% होगा। तो शून्य परिकल्पना सार्थकता परीक्षण के 43% व 0.27 के पी मान के लिए सत्यभाषी प्रतीत होती है। वस्तुतः सांख्यिकी में एक परिकल्पना को एक औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निर्दिष्ट जनसंख्या के किन्हीं दो या अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में स्पष्टीकरण देती है। वस्तुतः परिकल्पना स्पष्ट रूप से अपेक्षित परिणाम की व्याख्या और भविष्यवाणी करती है। सांख्यिकी में एक शून्य परिकल्पना को प्रतीक चिन्ह H0 नल हाइपोथेसिस को H0 के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आमतौर पर H0 या H नल के रूप में उच्चारित किया जाता है और H में सब स्क्रिप्ट अंक 0 होता है। ये याद रखिएगा, सब स्क्रिप्ट अंक क्या है? H में 0 है। अब है तीसरा ऑप्शन है कार्यकारी प्रकल्पना होती है। पहला किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्रकल्पना, दूसरा है परीक्षण अपेक्षित ना हो, तीसरा है आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना, और चौथा ऑप्शन है एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो कार्यकारी परिकल्पना क्या होती है? इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना। तो कार्यकारी प्रकल्पना आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना होती है। इससे इस उम्मीद के साथ सिद्धांत निर्माण किया जाता है कि शोध के लिए आधार निर्मित हो सके। हालांकि यह परिकल्पना अंततः विफल भी हो सकती है। ज्यादातर इसे गुणात्मक अनुसंधान में एक वैचारिक ढांचे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहरती है? यानी सबसे कम समय तक कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो वायुमंडल में सर्वाइव करती है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें जो सबसे कम समय तक ठहर पाती है ग्रीन हाउस गैस वो है मीथेन। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। तो बेसिकली जो मीथेन है वो ग्रीन हाउस गैस ही है जो कि वायुमंडल में सबसे कम समय तक ठहर पाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा वैश्विक तापमान बढ़ाने की क्षमता होती है, क्षमता ज्यादा होती है लेकिन सबसे कम समय तक यही रहती है। निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना गया है? गौण यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट माना गया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट माना गया। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट किसे माना गया है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 8वें का ओजोन होगा। ओजोन 8वें का सही ऑप्शन होगा। तो ओजोन को सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की संज्ञा दी गई है क्योंकि द्वितीयक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते बल्कि जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं तब वो वायु में उत्सर्जित होते हैं। तो ओजोन इसलिए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। और सेकेंडरी जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, वो जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं वायुमंडल में तब ये वायु में उत्सर्जित होते हैं और ओजोन का निर्माण O3 इसी से होता है। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है वेबकैम और चौथा है माउस। तो आपको पता ही होगा अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वेबकैम बहुत ही जरूरी उपकरण होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली संचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ वीडियो ऑडियो के माध्यम से कई लोग आपस में जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर, मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर तथा इंटरनेट सेवा की आवश्यकता पड़ती है। अब 10वां क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ था, प्रथम पीढ़ी में हुआ था, याद रखिएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा ऑप्शन है 16। तो बेसिकली 4 बिट को एक निबल कहा जाता है और 8 बिट को एक बाइट कहा जाता है, एक बाइट कहा जाता है। 4 बिट को एक निबल कहा जाता है, 4 बिट को एक निबल कहा जाता है, 8 बिट्स को एक बाइट कहा जाता है। अतः एक निबल में कितने बिट होंगे?
4 बिट होंगे। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो 11वें नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। ब्लू रे डिस्क एक है, पहला ऑप्शन है वाद्य यंत्र, दूसरा मेडिकल उपकरण, तीसरा डेटा संग्रहण प्रणाली, चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक किट। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ब्लू रे डिस्क एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। तो बेसिकली ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल डेटा संग्रहण प्रणाली है, जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया था। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैगनी लेजर के कारण रखा गया। अब है 13वां नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल पार्टनर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट पार्टनर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल। तो आपने सही पकड़ा होगा, ये जो 13वें का सही आंसर होगा सी होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा के पैकेट को रूट करके और संबोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल या नियमों का सेट है, जिससे पूरे नेटवर्क में सुचारू रूप से विस्तारित हो सके। आईपी जो एड्रेस है, ये प्रत्येक डेटा पैकेट से संयोजित होती है और यह डेटा पैकेट को एक सही गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। 14वां क्वेश्चन है, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी कहा? पहला ऑप्शन है ब्रेडले, दूसरा ऑप्शन है बिरकेनहेड, तीसरा ऑप्शन है इरविन, चौथा ऑप्शन है सीआर दास। तो बेसिकली जो स्वराज पार्टी थी, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बर्केनहेड ने स्वराज पार्टी को तत्कालीन भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी कहा है। तो बर्केनहेड ने ऐसा कहा था। फिर है 15वां क्वेश्चन कि अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? अरावली जो श्रृंखला है वो किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अल्पाइन, दूसरा प्रीकैम्बियन, तीसरा है हर्सिनियन और चौथा ऑप्शन है कैलिडोनियन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों प्रीकैम्बियन होगा। प्रीकैम्बियन टाइम से ये संबंधित है। 15वां में बी नंबर सही होगा। अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की 1222 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है। पहला ऑप्शन है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से, दूसरा है जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य से, तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों के संरक्षण से, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने से। तो होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का या 48A को जोड़ा गया था। और इसका जो उद्देश्य था, इसमें जो सही ऑप्शन होगा पर्यावरण, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये ऑप्शन तीसरा इसमें सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पहला तो पता है आपको बिहार है, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाले शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं। पहला बिहार है, यहाँ पर 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर दूसरे नंबर में है पश्चिम बंगाल, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 1028 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। फिर तीसरा नंबर है केरल का, केरल में 860 है ये संख्या। फिर है चौथा जो नंबर है वो उत्तर प्रदेश का है 829 और 5वें स्थान पर हरियाणा है 573। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धू और कान्हों से संबंधित है?
तो निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हो से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोल विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है संथाल विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है खासी, चौथा ऑप्शन है भील विद्रोह। तो बेसिकली जो सिद्धू और कान्हो थे, ये संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के बीच में हुआ था के नेता थे। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और इस कारण उसे लोकसभा का नेता कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें सही होगा। अब हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। तो सी का दूसरा नंबर सही होगा। तो ऑप्शन तो यहाँ से हट गए। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना? तो अब बी का 3 होगा। इसमें क्या हो रहा है? सी का 2 होगा। तो ये ऑप्शन घटे। फिर 1576 में बी का सी होगा, ये यानी बी नंबर इसमें सही होगा। तो 20वां जो क्वेश्चन है इसमें बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। तो बेसिकली 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का लड़ाई हुई थी। 1817-18 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब हम लोग 21वां क्वेश्चन देखेंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्थान कराया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर स्पूनर, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर स्टीन और चौथा ऑप्शन है आर डी बनर्जी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्थान कार्य सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो बी विकल्प इसमें सही होगा। यह प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और शिक्षा का ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा 27, तीसरा 2025, चौथा ऑप्शन है 2024। तो आर्थिक समीक्षा जो 2000 यानी जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 आया था उसके अनुसार वर्ष 2025 तक, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। फिर है निम्नलिखित शासकों में से किसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था? पहला है ऑप्शन अकबर है, दूसरा ऑप्शन जहांगीर है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा और इसका आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो बेसिकली औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था। गुरु तेग बहादुर की याद में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा की गई। पहला ऑप्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 1947 के भारतीय जनता अधिनियम द्वारा और चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट आई थी 1957 में उसके द्वारा। तो आपको पता ही होगा कि सही ऑप्शन क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम हमें ये बताना है। तो बेसिकली 22 जून 1857 में डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में की गई थी। कब? 1997 में 22 जून 1897 में डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। कहाँ? पुणे में। तो डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या कब हुई थी? 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा। कहाँ? पुणे में। इसे यूरोपियों की भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या भी कहा जाता है। तो भारत ने या भारत के लोगों ने पहली बार यूरोपियों की हत्या आर.सी. रैंड के रूप में ही की थी। फिर है 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने सर कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी कर्जन वायली की हत्या कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 में। किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। फिर 21 दिसंबर 1909 को ही
संगीत शारदा नामक नाटक देखते समय अनंत कनहेरे द्वारा गोली मारकर एम टी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। तो 4, फिर 1, फिर 3, है ना। 1909 में ये भी हुआ। फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के नेतृत्व में सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो अब सॉन्डर्स की हत्या 2 आ जाएगा। तो 4, 1, 3, 2 ये सही ऑप्शन होगा। अब है 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर तीसरा ऑप्शन है विश्व ओजोन दिवस और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिए। अब 27वां जो क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है जापान। बेसिकली भारत और स्पेन ने, उसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन एवं एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। अब 28वां क्वेश्चन है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? पहला ऑप्शन है मनु भाकर, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा गगन नारंग और चौथा ऑप्शन है रोहन बोपन्ना। तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया था। हालांकि कुछ स्पर्धाएं 24 जुलाई 2024 से शुरू कर दी गई थी। इसमें भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग थे। भारत ने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया था। फिर है 29वां क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक पोल्यूटेड राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ढाका, तीसरा ओगाडोगु और चौथा ऑप्शन है बाकू। तो सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो कौन सी है? नई दिल्ली है दोस्तों। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 स्विट्जरलैंड में स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा ये जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो है नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अब है इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज का, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जो इसमें सुधार दर्ज किया है वो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया। तो जुलाई 2023 में, और ये SDG इंडिया इंडेक्स जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, याद रखिएगा। 2023-24 में चौथा संस्करण जारी किया है। इसमें सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल व उत्तराखंड रहे। तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा ये भी सेट, चौथा सेट यहाँ से समाप्त होता है। हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स है, आपको सीरीज अच्छी लग रही है। आपको एक दिक्कत थी कि ये स्पष्ट नहीं दिखाई रह सकता, तो आई होप कि इस बार चीज़ें स्पष्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुई होंगी, ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब तो कोई समस्या नहीं है, इस वाले में तो दिखाई दे रहा है ना। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। अब आपका जो पेपर है 17-18 अप्रैल को, या जो कुल मिला के अप्रैल में खिसक गया है, तो आपके पास अब 2 महीने हैं इस चैनल पर जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है ना, पूरा कम्प्रिहेंसिव थ्योरी के लिए। तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें एक वीडियो आ चुका है करंट अफेयर का। खैर करंट अफेयर अब वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अब 2 महीने और बढ़ गया है, तो थोड़ा सा और उसका दायरा करंट अफेयर का बढ़ जाएगा। हालांकि आपको उसको भी तैयार करके रखना है। अब दूसरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी का लेक्चर है, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जो छात्र पॉलिटिकल साइंस से हैं, पॉलिटिकल साइंस से जो छात्र हैं, वो चैनल पर डले हुए बहुत सारे कंटेंट हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट का, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।